रेख्ता के हम कलाम में आपका स्वागत है। हम कहीं मस्जिद कहीं गिरजा शिवालय हो गए, हम कहीं मस्जिद कहीं गिरजा शिवालय हो गए, चंद लोगों के लिए मुंह में मुंह के निवाले हो गए। इस शहर की सारी परिभाषाएं बदली जा चुकी हैं, अब यहाँ के धर्म बरछी और भाले हो गए। हो गए जज्बात सब पत्थर मगर बोलूँगा मैं, हो गए जज्बात सब पत्थर मगर बोलूँगा मैं, है तुम्हारे हाथ में खंजर मगर बोलूँगा मैं। राम की शबरी जंगल में तो रहती है, राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। ये अभी मैंने कुछ शेर प्रताप सुमनसी जी के संग्रह इतवार छोटा पड़ गया से सुनाए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हमारे समय की बिल्कुल वो सच्चाइयाँ हैं जिनका हम रोज़ अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, जिन पर रोज़ चर्चा कर रहे हैं, और बड़ी गहराई से उस पूरे सच को, उसके पीछे की तकलीफ़ों को, उसके पीछे की कहानियों को लेके आते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं हमारे मध्यवर्गीय जीवन की, जो छोटी छोटी दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, संघर्ष हैं। प्रताप जी की शायरी में वो तमाम चीज़ें हमें जो है सामने आती हैं, मिलती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में प्रताप सुमनसी जी मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रताप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, और न सिर्फ एक आप अच्छे जो है बड़े मतलब रिपोर्टर के तौर पे आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स, जैसा कि आपने बुंदेलखंड में काम किया है, आपने कृषि के क्षेत्र में काम किया है, वो तो किया ही है, साथ ही साथ बहुत सारे बड़े संस्थानों में आप महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी आपने निभाया है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका जो रचनाकार है और जो आपका जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो दोनों कभी एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं? देखिए दिनेश, ये बार बार सब जगह ये सवाल होता है कि आपका पत्रकार कहीं आपके रचनाकार पे हावी तो नहीं है। लोग पहले के उदाहरण भी बताते हैं कि भारती जी कहते थे, लोग कहते हैं कि धर्मयुग जैसी पत्रिका ने भारती, धर्मवीर भारती की बलि ले ली, मतलब इस तरह से कहा जाता था। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो लगा, मैंने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है कि ये मेरी दो आँखों की तरह है। तो दो आँखों का आशय ये है कि मैं किसी भी चीज़ को साफ स्पष्ट देख पाता हूँ। दोनों आँखों की वजह से अगर मैं एक आँख बंद कर लूँ तो एक हिस्सा दिखेगा, दोनों आँखें तो यानी जो उसका संवेदनात्मक पक्ष है और जो उसका रचनात्मक पक्ष है और जो उसमें सूचना और समाचार का पक्ष है, वो भी मैं देख लेता हूँ। तो आपको बहुत सारे मेरी जो कविताएं हैं या जो मेरे शेर हैं, आपको इसमें लगेगा कि अरे ये तो फला घटना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको वो घटना याद आ जाएगी। अब जैसे एनसीआरबी ने एक डेटा दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस के 86% मामले घर के भीतर होते हैं जी। तो ये खबर है, समाचार लिखा गया है, लेकिन जब मेरा शायर इसको दिमाग में रजिस्टर करता है तो एक शेर कहता है कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे जी। बिल्कुल। तो ये कविता और मुझे लगता है पोषक है, एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्व मिलता है। एक शेर याद आ गया, ये जो एक लड़की पे हैं तैनात पहरेदार 100, देखती हैं उसकी आंखें भेड़िए खूंखार 100। ये उसी का एक्सटेंशन है जी, कि आप जितने सारे वॉल बनाया कि ये पिता है, ये भाई है, ये माँ, ये सारे लोग जो उसकी रक्षा में लगे हैं, जाने अनजाने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के, लेकिन जाने अनजाने उस लड़की के लिए वही लोग बैरियर क्रिएट करते हैं। अब तो एक बहुत बड़ी बहस का विषय भी बन चुका है कि घरेलू यौन हिंसा जो है अपने आप में बहुत बड़ी, और सिर्फ यौन हिंसा की बात नहीं, स्त्री की आज़ादी को, स्त्री के सवाल को सिर्फ यौन हिंसा के परिदृश्य में ही नहीं देखना चाहिए, उसके ओवरऑल आइडेंटिटी का सवाल है। जब ओवरऑल आइडेंटिटी का सवाल है तो वहाँ जहाँ पिता भाई वो यौन हिंसा में नहीं होते शामिल, लेकिन वो तरह तरह की जो मानसिक हिंसा होती है और उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप
आपके जो भीतर जो एक जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है, उसने आपके रचनाकार को अपने शायर को समसामयिक सच्चाइयों से जोड़े रखने में बहुत बड़ी मदद की। जाहिर तौर पे अगर मैं पत्रकार नहीं होता, अगर मैं बुंदेलखंड के गांव में नहीं टहल रहा होता जी, तो किसान के जो तजुर्बे थे वो मेरे पास नहीं आते जी। अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मेरे मन में ख्याल नहीं आता कि मलाला यूसुफजई के पिता क्या करते होंगे जी। ख्याल आता भी अगर तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि मैं उनसे बात कर पाता। तो मेरे पास एक अवसर मिला पत्रकार होने के नाम पे कि मैं उनसे बात कर पाया। तो बात तो हमने खबर के लिए की, खबर छपी, लेकिन वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो पिता बैठा हुआ था। मेरा जो अपना पिता है वो भी बैठा हुआ था। तो मेरे मन का पिता और मलाला यूसुफजई का पिता जब दोनों सवेरे 4 बजे टकराते हैं तो नज्म होती है, अखबार तो 12 बजे तक छूट जाता है जी। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको मतलब जैसे हम टी.एस. इलियट को पढ़ा करते थे तो यही समझते थे उनके लिखे के जरिए कि आपका खुद का निजी अनुभव जब एक सार्वभौमिक अनुभव से जुड़ जाए और दोनों ही अपनी अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दें, तब एक बड़ी रचना या बड़ा सत्य सामने आता है। बात बड़ी रचना होती है नहीं, ये तो समय तय करता है जी। लेकिन हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मेरी मतलब ये कोई बड़ी बोल की बात नहीं है, लेकिन मैं कोई भी कविता, कोई भी शायरी, कोई भी कहानी, जो कुछ किसी फॉर्म में मैं लिखूं, अगर वो मुझे लगता है कि मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, तो फिर मैं उसे उस पन्ने को फाड़ के फेंक देना पसंद करूँगा। शायद यही वजह है आपने बहुत कम लिखा है। आपने बहुत लंबे समय तक, मुझे जैसी जानकारी है कि आप लिखते आए हैं और आप लगातार छपते भी रहे हैं। अलग अलग मंचों से आपने अपनी गज़लें और इवन आपने दोहे भी लिखे हैं। अभी वो सामने नहीं आए हैं लोगों के, तो पढ़ते रहे हैं। लेकिन आपका संग्रह अभी ये कुछ साल पहले आया है, तो मतलब दोस्तों के सहयोग से जो आया भी संग्रह 2016 के आखिर में जी। तो ये तय था कि जो पहला कलेक्शन बना था उसकी कोई गज़ल इसमें शामिल नहीं है जी। सब निकल गई धीरे धीरे करके। इसको भी मैं जब देखता था तो 2-3 गज़ल निकाल देता था, तो आखिर में वो पब्लिशर ले गए। मतलब अगर अभी तक नहीं छपा होता तो 10-20 गज़लें और निकल जाती हैं इसमें से। कि मुझे एक शेर है मेरा कि मुझे अपने किए में कुछ न कुछ कम दिख ही जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता। तो खुद की कमियां जो है, और मुझे लगता है ये मेरी शक्ति भी यही है कि मैं अपनी कमियों को परख पाता हूँ, अपनी कमियों को तलाश पाता हूँ। सही बात है। बहुत ज़्यादा लिखा जाए, इसके बदले ऐसा लिखा जाए जो लंबे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा समय तक लोग याद रख सकें। आप देखिए ना, दुष्यंत की कितनी किताब है। अगर देखा जाए तो एक साय में धूप है जी। आप देखिए, हम हिंदी के कथाकार चंद्र शर्मा गुलेरी की बात करते हैं, 3.5 कहानी का जिक्र करते हैं और उनकी एक ही कहानी काफ़ी है। तमाम सारे शायर हैं जिनके एक शेर ही बहुत। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बड़े रचनाकार के, अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए, स्कॉलर की बात नहीं करता, अगर आप सामान्य व्यक्ति से बात करें तो उसकी 10-20 गज़लें, 5-6, 20-25 शेर अगर किसी के याद है लोगों को तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपनी पहचान के लिए, आपके अपने लिए आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लिख दीजिए। आपको लगता है, मतलब मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि जब आप कोई नई बात कह पा रहे हैं तब आप नई बात कहिए। नई बात नहीं कह पा रहे हैं तो कुछ पढ़िए, कुछ अनुभव लीजिए, कुछ लोगों से मिलिए, कुछ देखिए। 24 घंटे आपके दिमाग में लेखक अगर टहलता रहेगा, लेखक अगर आपके दिमाग को पकड़े रहेगा, तो आप नेचर को नहीं जी पाएंगे और नए अनुभव नहीं ला पाएंगे। फिर नई ताजगी, नई चीज़ नहीं आ पाएगी। बहुत सारा कुछ फोटो स्टेट लिटरेचर आप क्रिएट करेंगे, और जिस फोटो स्टेट लिटरेचर की आज के ज़माने में तो कोई जगह नहीं है जी। तो प्रताप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले, मतलब हम थोड़ा अतीत में जाना चाहेंगे कि आपने कैसे लिखने की शुरुआत की, वो कौन सी उम्र थी और वो कौन से लोग थे, कौन सी प्रेरणा थी जिसकी वजह से आपने जो है लिखना शुरू किया, और कब आपको लगा कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ वो एक, मतलब देखिए दिनेश, ऐसा था कि जो लिखना है जी, जो छपा हुआ अक्षर था किताब में और उसमें जो लेखक का नाम था, वो मुझे कुछ देवतुल्य लगते थे कि ये कुछ देवतुल्य लोग हैं। इलाहाबाद में जहाँ मेरा घर था, उधर से जब मैं यूनिवर्सिटी रोड जाता था तो राम कुमार वर्मा का घर पड़ता था दूसरा। आगे पता चलता था कि बाएं हाथ पे फिराक साहब यहाँ रहते थे। तो थोड़ा हमें ये भी बताइए कि उस समय आपकी क्या उम्र थी और आप कब इलाहाबाद आए, थोड़ा हमें मतलब उस दौर में ले जाइए। मैं पढ़ाई भी मेरी शुरू के रही, फिर बीच में मैं गायब वहाँ से चला गया जी। तो मतलब मैं आपको 10 से 11 साल का तो बता रहा हूँ जी।
तो राम कुमार वर्मा का जो घर में देखता था तो मेरे मन में रखता था कि वो झांके अगर बाहर वो निकलते थे तो मन करता था वाह इनको मतलब प्रणाम करो। मैं बड़ा हो गया था, करीब 25-26 साल का, एक कार्यशाला में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के साथ मैं शामिल हुआ और द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविताएं मैंने बचपन में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी। मतलब क्या स्टार वैल्यू थी मेरे अपने मन के भीतर। तो मेरे मन में बहुत आदर था जो लेखक थे। इस आदर के पीछे क्या कोई पारिवारिक बैकग्राउंड? कोई बैकग्राउंड नहीं। अच्छा, सिर्फ आपके मन में? मेरे मन में था, चीजें अच्छी लगती थी। और पारिवारिक बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं था जी। मतलब जो मेरा सामाजिक परिवेश था और जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड था वहाँ तो मतलब कविता लिखना मतलब क्या है कि पूछो कविता लिख रहे हैं, बोले ये क्या है। तो मतलब एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है, मैं बहुत ही ब्रीफ में उसको सुना दूं कि मैंने एक बार अपने पिताजी से कहा, मैं कानपुर में रहते थे हम, कि एक कवि गोष्ठी करनी है, तुम कर लो। को पता नहीं था क्या होता है। मैंने कहा आपका गेस्ट हाउस खुलवा दीजिए, तो गेस्ट हाउस खुल गया। बोले और क्या चाहिए? मैंने कहा 100 रुपये दे दीजिए, समोसे मंगवाने हैं, तो ले लिए। बोले और? मैंने कहा बस चाय अम्मा बना देंगे। बोले चाय अम्मा नहीं बनाएंगे, अब लीजिए 50 रुपये, चाय भी मंगवाइए। तो शाम को जब लोग आने लगे तो उन्होंने जो केयरटेकर था गेस्ट हाउस का उससे सवाल किया यार ये बुड्ढे बुड्ढे क्यों आ रहे हैं? तो बोला कवि हैं। बोला यार जो बच्चों का कार्यक्रम था। बोले नहीं ये बुड्ढे सब कवि हैं। तो बोले लेडीज भी आ रही थी। बोले ये कौन है? बोले ये कवित्रियाँ हैं। बोले ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बोले ये कविताएं सुनाएंगे। अरे बोले सुनाएंगे तो सुनेगा कौन? बोले खुद ही सुनाएंगे, खुद ही सुनेंगे। बोले यार ये क्या लत लड़ गई लड़के को कि खुद ही सुनाएंगे, खुद ही सुनेंगे। अरे ये कौन सा काम है? इनसे अच्छा तो फूलबाग के चौराहे पे एक जो बिना हाथ पैर का आदमी गणेश जी की तस्वीर बनाता है, उसको लोग 10-10 पैसे डाल के 50 लोग देखते तो हैं। ये कौन सी आर्ट है जी? तो बहुत नाराज हुए। तो घर के भीतर कुर्सी डाल के बैठे थे, जैसे खत्म हो गया मैं गया तो उसे बैठ जाइए, बैठ गया। ये जो अभी आपने कारनामा अंजाम दिया इससे आपको क्या मिला? मैंने कहा जी जिस संदर्भ में। बोले कठिन कठिन हिंदी मत बोलो। क्या मिला? तो मेरे सामने सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा जी कुछ नहीं मिला। बोले आज के बाद ये फालतूगिरी नहीं होगी, कोई ये कवि दिखाई नहीं पड़ेंगे हमारे यहाँ। मैंने कहा जी जी बिल्कुल, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है, आप भी ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे कहीं भी। तब आपके किस मैं 20 साल का। अच्छा 20 साल का। हाँ कॉलेज में गए। हाँ जी। तो मतलब ये कविता का हमारे यहाँ जो स्वीकारोक्ति थी इस लेवल की थी। ठीक। तो ये बाद में क्या एक स्ट्रगल बना आपके लिए या? स्ट्रगल बना क्योंकि बाद में मैंने लिखने पढ़ने लगा, मेन स्ट्रीम से लगभग मैं कट गया, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में सब जब करने लगा तो घर वाले निराश हो गए। उनको लगा ये कुछ करे वरेगा नहीं। तो पिताजी से पूछते थे कि लोग क्या करते हैं? बोले कि पता नहीं क्या करता है, हमसे पैसे नहीं मांगता है। तो मतलब मेरे परिचय ये था। तो हाँ स्ट्रगल तो बहुत था। तो स्ट्रगल करते करते लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने चाहे शायरी हो चाहे अखबार का काम हो, मैंने अखबार के काम को भी शायरी की पवित्रता से किया। बिल्कुल उस सारी तो ये जो प्योरिटी की, तो उसका परिणाम ये रहा कि जब मैं पत्रकार रहा तो मैंने कभी अपने कवि की पहचान को वहाँ हावी नहीं होने दिया। हाँ, जब मैंने कवि के तौर पे मैं कहीं दाखिल हुआ तो मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि वो बताएं ना कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और फला है। मुझे सबसे सुंदर कॉम्प्लीमेंट तब मिलता है कि जब कोई पुणे मेट्रो की चीफ मुझे फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि साहब आप जो है वो 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि जो है आप वैसे काम क्या करते हैं? तो मुझे कहा ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अक्सर मेरे काम वाम के साथ जोड़ के, और कई बार इसका ऋण भाव भी होता है कि आदमी को लगता है यार अखबार में संपादक हैं तो ठीक है, उस कर्टसी में आप शामिल हो जाते हैं कि हाँ बुला लिया कि अब कुछ कविताएं लिखेंगे और ऐसे ही होंगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे काम को मैं जिस गंभीरता से लेता हूं उसी गंभीरता से लोग देखें, वो चाहे पत्रकारिता का काम हो, चाहे
साहित्य का हो, चाहे शायरी हो, चाहे खबरें हो, सब इसमें। तो वो कौन सा समय था, कौन सा पल था, थोड़ा आप हमें बताइएगा उस घटना के बारे में, अगर आपको याद हो, कि जब आपको लगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो वास्तव में जो है मैं अपने आप को मान सकता हूँ कि मैं एक कवि हूँ। हाँ, ये बात रह गई थी, बात आपने एक सवाल पूछा था, रह गई थी कि मैंने पहला क्या लिखा और कब लिखा। पहला मैंने लिखा कक्षा 4 में, जब मेरी उम्र थी 9 साल की। मैं ये चंपक नंदन पत्रिकाएं आती थी, पढ़ते थे, तो उसमें जो है एक कहानी मैंने बनाई, परी के वरदान, ऐसे ही 3.5 पेज की कहानी थी। पराग के संपादक से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनको मैंने भेजी और 4 पेज की चिट्ठी लिखी, कहानी 3.5 पेज की, सर्वेश्वर जी को। हाँ, 4 पेज की चिट्ठी लिखा। तो मेरे पिताजी बहुत नाराज होते हैं कहानी लिखने से, आप इसको छाप दीजिएगा, अगर आप छाप देंगे तो शायद वो खुश हो जाए और मुझे लिखने दें। तो मैंने उनको कुल अपने घर की तकलीफें लिखी थी और लिखा था कि आप किताब इसको छाप दीजिएगा। सर्वेश्वर जी का जवाब आया। अच्छा। जवाब आया और लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने कहानी लिखी और तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम पढ़ो, और पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर पढ़ने के बाद फिर तुम कोशिश करना, लिखना, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी पहली कहानी छाप पाऊँ। तो वो जो एक नकार का पत्र था, उससे बड़ा प्रोत्साहन मुझे आज तक नहीं मिला जी। चिट्ठी आई, मुझे लगा जैसे पूरे परिवेश में हर कोई मना कर रहा है और एक वो स्वीकार रहे हैं। तो मैं कभी सर्वेश्वर जी से मिल नहीं सका जी। कभी मैं, वो संपादक बाद में नहीं रहे, मेरी कहानियां छाप नहीं पाए, लेकिन वो जो उनका जो, हाँ, वो अगर कहा जाए जो आप बहुत दिनों तक, वो मेरे लिए ताकत आज भी है। अगर मैं कहूँ कि लिखने की ताकत कहाँ से है, तो लिखने की ताकत यहाँ से है। और उसके कारण यह क्या है कि सर्वेश्वर जी की उस सीख के बाद, मैं उनका एकलव्य था इस तरह से, तो मैंने फिर पढ़ा, मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं चीज़ों पढ़ता रहा। और मेरे घर में बाकी किसी की पुस्तक की कोई लाइब्रेरी नहीं थी मेरे पास। जब मैं पढ़ता था तब मेरे पास 400-500 किताबें, तब मेरे पास अपने घर में पुस्तकालय था। और फिर मेरे 2 पढ़ने लिखने वाले जो दोस्त थे, उनके बीच मेरी प्रतिष्ठा भी इसीलिए थी कि इनके पास पुस्तकालय है और ये पढ़ते हैं। तो वो पढ़ने से लिखने के बीच की ये यात्रा हुई। फिर मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म के अलावा और कोई काम कर नहीं सकता, तो मैं फिर जर्नलिज्म में आया। जर्नलिज्म में बहुत आसान समझता था, मुझे लगता है यार ठीक है, अखबार में नौकरी मिल जाएगी और हम जो है काम कर लेंगे और कविताएं लिखते रहेंगे आराम से। जब यहाँ आए तो लगा ये काम आधे मन का काम नहीं है, ये कंप्लीट डेडिकेशन मांगता है। फिर मेरा कवि अगर मुझे इतना ईमानदार नहीं बनाता कि मैं दफ्तर में अपने काम को ईमानदारी से करूं, तो मेरा कविता लिखना भी व्यर्थ है जी। तो फिर मैंने वहाँ उस जो मेरा काम था उसको मैंने पैशन में तब्दील किया। फिर मैंने जो ये आपने जिक्र किया, चाहे किसानों के सवाल हों, चाहे सिलिका खदान में काम करने वाली औरतों के सवाल हों, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो शायरी से नहीं आपको बुलाते हैं और आपको आपकी छपी किसी एक खबर से बुलाते हैं। एक और वो कि एक बार मैंने एक खबर लिखी थी कि भेड़िए बहुत मारे जा रहे थे जी। मेरे मन में आया यार भेड़ियों क्यों मार रहे हैं, भेड़िए आदमखोर भेड़िए सब तो होते नहीं, भेड़ियों को आप मार रहे हैं, निरीह हैं भेड़िए। सब तरफ खबर छप रही थी कि भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। मैंने इसको फैक्ट से एस्टेब्लिश किया और खबर लिखी, इन निरीह भेड़ियों को कौन बचाएगा। ये पूरे इकोसिस्टम पे कि कैसे जरूरी है ये भेड़िए, कोई ऋण तत्व तो नहीं है। ये आप अतिक्रमण कर रहे हैं भेड़ियों के उस प्लेस का जहाँ कि भेड़िए आपके घर नहीं चल के आए, आप भेड़ियों के घर जा रहे हैं। तो ये भी समझ जो है, वो जो मेरा काम था उससे मेरी शायरी की समझ विकसित हुई, क्योंकि मैं प्रकृति को प्यार करना सीखा अपनी इन्हीं यात्राओं के जरिए। मैं उस भेड़िए से प्यार करना सीखा, मैं उन बंदरों से प्यार करना सीखा। तो जब मैं टोटल इकोसिस्टम से प्यार करना सीखा, तब मुझे लगता है कि मेरी शायरी समृद्ध हुई है। बिल्कुल। तो पत्रकारिता की बात चली है तो थोड़ा सा हम
आगे बढ़ते हैं पत्रकारिता पे ही, फिर वापस शायरी पे लौटेंगे। प्रभाष जोशी के साथ आपने बहुत लंबे समय तक और बहुत निकट होकर काम किया है, तो उनके साथ काम करने का क्या अनुभव रहा, और कहीं उसका कोई असर आपके गद्य पे और आपके लेखन पे, या आपकी पूरी पत्रकारिता का जो ओरिएंटेशन है, जो रुझान है, उस पर असर पड़ा? पूरा असर है जी। खास तौर पे जो ये गांव समाज गांधी, ये जो समझ है जी, ये प्रभाष जी की देन है। कि अगर वो मैं उनसे जब भी मिलता था और अगर मैं कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बात बताने लगता था तो कहते थे कि मैं ये तो जानने के लिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम कर क्या रहे हो। तो कर क्या रहे हो से उनका आशय था कि लिख क्या रहे हो। तो जो लिख क्या रहे हो, तो लिख क्या रहे हो, तो फिर खुद को जवाब देना था कि पढ़ क्या रहे हो। तो ये जो यात्रा है, ये प्रभाषी की वजह से ही ये संभव हो सके। कोई प्रसंग अगर आपको याद आता हो जो आपको लगता हो कि बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उनसे आपकी जो लगातार मैं जैसे मैं देहरादून में एडिटर हुआ 2001 में जी, 2002 में, तो मैं पहली बार फुल फ्लेज एडिटर हुआ था। तो मैं आया उनके पास, तो मतलब 2002 में 33-34 साल की एज से मेरी। तो मैं आया उनके पास और बताने लगा कि मैं यही हो गया, ठीक है। फिर बोले कि मैं हल्द्वानी में ये एडिशन निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ, सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम बताया। तो मैंने कहा कि यार ये जो तुम बता रहे हो, ये तो मैं अमर उजाला के मालिक से भी पूछ लेता, ठीक है। तुमसे तो तुम जब इलाहाबाद में स्टिंगर थे हमारे, मैं स्टिंगर था जनसत्ता का वहाँ, तुम जब स्टिंगर थे तब तुमने जो काम किए थे, तो तब से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज तो उस व्यक्ति के पास इतने सारे साधन संसाधन सब है, उसे तो बहुत कुछ करना चाहिए। और तुम ये क्या दो कौड़ी की बात बता रहे हो। तुम आके अपना भी समय खोटा करते हो, मेरा भी समय खराब कर रहे हो। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मुझे लगा नहीं यार, आपको कुछ करना चाहिए जी। तो उसी की वजह से मतलब वो एक नैतिक दबाव बनाते थे आपके ऊपर, कोई आरोपित दबाव नहीं था। तो जब मैं बुंदेलखंड के किसानों के लिए जो मैं टहला, जो विदर्भ के गांव में मैं भटका, तो ये मैं किसी को बताने और जाने के लिए नहीं भटका। वो आपने एक अपनी संतुष्टि के लिए मैंने अपनी यात्रा की जी। एक अपनी यात्रा की। और जैसे मैं बुंदेलखंड के किसानों वाला मेरी यात्रा भी ये हुई कि मैं कानपुर में एडिटर था, तो वहाँ पे देखा कि ये मीका और राखी सावंत, इनका वो झगड़ा चल रहा था। तो मुझे लगा यार अभी कल सुबह यही खबर छापेंगे। मैं बहुत थकान सी भी हुई, मतलब क्या लगा। तो मेरे जो अभी आज मेरे जो एडिटर इन चीफ हैं, तुम्हारे ग्रुप एडिटर थे शशि शेखर जी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई सर मैं जाना चाहता हूँ बुंदेलखंड किसानों के यहाँ देखने, उन चीज़ों को समझने जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, और तुम जाओ, तुम खुद बैठे रहते हो, जाओ जाओ निकलो। तो मैं 7 दिन के लिए फिर उस इलाके में, मैं मेरे एक स्कूल के दोस्त से उनके साथ लेके गया, मैं बिल्कुल बिना किसी को बताए हुए गया। तो उन यात्राओं से जब लौटा तो बाद में कई गज़लों में वो चीज़ें आई होंगी, लेकिन साथ में परंपरा ये भी बिल्कुल आपने तोड़ दी कि संपादक खुद ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग करे। ये बहुत रेयर हो गया है आज की तारीख में, मतलब बहुत कम लोगों को मैंने खुद अपने अनुभव में करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने दिनों से मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ छूट जा रहा है जी। तो वापस शायरी और गज़लों की तरफ लौटते हैं। कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनका कहीं ना कहीं आपके मतलब आपकी इस पूरे जहनियत पे असर पड़ा है, उसको विकसित करने में, उसको आगे ले जाने में? देखिए, जब आप लेखक पूछते हैं तो इतने सारे नाम एक साथ आ जाते हैं किसी एक के बारे में आप बता बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो मैं बताऊंगा जी। जाहिर तौर पे गोस्वामी तुलसीदास,
कि जब आप उनको सुनते हैं, जब जैसे बचपन में जो चौपाइयाँ मैं सुनता था कि मेरी दादी पढ़ती थी, तो तब तो मैं उनका अर्थ नहीं समझता था। जब वो विपत्ति के समय किसी मुसीबत में, किसी संकट में भी चौपाइयाँ बोलती थी, तब मुझे लगता था कुछ कुछ रिलेवेंस पकड़ में आता था। लेकिन बाद में जब उनको मैंने सामाजिक संदर्भ से जोड़ के देखा, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही एक सामाजिक व्याख्याकार है तुलसी। दूसरे मुझे आते हैं रसूल हमजा, तो उनकी किताब मेरा दागिस्तान, हाँ, 2 खंडों में है। उसकी जितनी किताबें मैंने, मतलब मेरे दोस्तों के पास मेरी दी हुई किताब होगी, क्योंकि मैं जैसे नशे वाला होता है ना, इस तरह से उनका आशिक था। तो जितनी किताबें मिलती थी, एक तो रसियन सेंटर से मिलती थी, सस्ती मिलती थी, वो 20-25 रुपए की मिल जाती थी, तो मैं सब खरीद लाता था, जितनी होती थी तो मैं सब खरीद लाता था, और सब उसको एक एक मैं सबको 2 वॉल्यूम में है वो उनको दे देता था। पूरा पढ़ते समय वो उसमें कहानी है, उसमें कहानी भी है, कविता भी है, मेमोयर भी है, सब कुछ है। एक्सप्रेस बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तीसरा जो दुष्यंत, ऑब्वियस है, दुष्यंत से ही को पढ़ के ही मैंने, मतलब जाहिर तौर पे जो गज़लों से इश्क है वो पहला तो दुष्यंत को ही पढ़ के हुआ कि कैसे 2 लाइनों में बात कही जाती है। और मैं पहले सटायर लिखता था काफ़ी। हाँ, ये पहलू तो रह ही गया तो सटायर में लिखता था, प्रोज सटायर जी। तो प्रोज सटायर में भी खूबी यही होती है जो गज़लों में होती है। प्रोज सटायर में आप एक बात कहते हैं, फिर धीरे से उसको खोलते हैं, फिर एक बात कहते हैं, फिर धीरे से खोलते हैं। क्योंकि अगर वो ये तारतम्य अगर बना नहीं है तो व्यंग या सटायर, तो वो हाँ सटायर में मजा नहीं आएगा, वो खो देता है। हाँ, तो ये जो बुनावट है जी, बुनावट का ये क्राफ्ट, ये कहीं ना कहीं मतलब गज़लों के करीब है ये पॉइंट। तो ये जो है मतलब इसने भी गज़लों की ओर मुझे काफ़ी, अगर आप, मुझे याद आता है फिर इब्न इंशा मुझे बहुत अच्छा सटीक उदाहरण लगते हैं, जो बहुत बड़े सटायरिस्ट भी हुए और बहुत अच्छे मतलब गज़लें और नज़्म कहने वाले। तो बहुत बढ़िया। आपने जब तुलसीदास की बात की तो मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आपकी गज़लों में क्या है कि बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे या आसान से शब्दों में कह देने की एक प्रवृत्ति रही है। और बहुत सारी, मतलब मैं इसमें से कोई भी अगर मैं वो पढ़ लूँ तो सभी जगह मुझे ये चीज़, हाँ नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मतलब मेरे पास जब किताब का अब 3रा संस्करण चल रहा है 2020 में जी, तो दूसरे संस्करण के बाद कहीं से कोई मिला तो मुझसे बोला कि आपकी किताब में सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई फुटनोट नहीं लगा है और कहीं शब्द के अर्थ नहीं लिखे हैं। मैंने कहा हाँ, पूरी किताब में बहुत आसान, मतलब जिस बोलचाल की भाषा में हम रोज बात करते हैं, सड़क पे चलते हुए बात करते हैं, उन्हीं में बहुत बड़ी बात कह देना। जैसे मैं तुरंत आपको खुद सुना रहा हूँ कि मीठे लोगों से मिलकर हमने जाना, तीखे कड़वे अक्सर सच्चे होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो सबके अनुभव में कहीं ना कहीं गुजरी है। हर एक इंसान का जो है कहीं ना कहीं उस अनुभव से वास्ता रहा है। बस ये लगता है कि अरे आपने उसको शब्द दे दिया और शब्द को एक जीवन दृष्टि दे दी। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के मतलब बहुत बड़े कवि जी, हमारे पुरखे, तो वो कहते थे जिस तरह तू देखता है उस तरह तू लिख। तो ये बहुत लोग कह चुके हैं कि सबसे कठिन होता है सरल लिखना जी। तो मुझे लगता है कि शायद वो वही मैं रियाज करता रहता हूँ कि बात जो है जो आए वो सादगी से आए। आप देखिए ना, आप किसी से जब डायलॉग करते हैं तो अगर वो बहुत क्लासिकल बातें करने लगे तो आप कहते हैं उलझाओ में साफ साफ बात करो। यानी जो आपकी इंसान की जो बनावट है, वो बनावट में वो सादगी और सफाई साफ पसंद है। उसको बहुत घुमा के नहीं वो जानना सुनना चाहता है। साफ साफ बात, तो साफ साफ बात शायरी है तो उसको भी करिए। जबरदस्ती उसमें शब्द ठूंसना, अगर शब्द आपके संस्कार में है, आपके प्रचलन में है, तो जरूर आप बरतिए। लेकिन कई बार किताबों में देखता हूँ जबरदस्ती के शब्द डाल दिए कि उससे उनका ज्ञान झलके, लेकिन वो ज्ञान नहीं झलकता। कई बार वो वही बोरिंग पॉइंट होता है, वो लगता है कि पैबंद लगा दिया है, एक बहुत सुंदर सी कालीन दें उसमें ये पैबंद की तरह जोड़ दिया है। तो जब आपने साफ साफ बात कहा है अभी, तो मुझे कबीर
की याद आती है। तो कबीर का कितना आपके ऊपर असर बहुत ज़्यादा असर रहा जी। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जब आप एक एक बोलते जाएंगे, कबीर मुझे इसलिए रहे, और मैंने भी पिछले दिनों आपको पता है कि कबीर की पत्नी पे एक नाटक भी पूरा किया है। अच्छा, क्या नाम है नाटक? लोई। लोई, अच्छा जी। तो वो नाटक भी मैंने इसलिए लिखा कि 650 बरस पहले एक स्त्री अपने पति से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ, और कबीर कहता है कि अच्छा चलो तुमको उससे मिलवा लाते हैं। तो यानी कितना उदार पुरुष कबीर, और कितनी लिबरल जो महिला है वो लोई, जो आज के दौर में जिनको एस्टेब्लिश किया जाता है प्रोग्रेसिव, और दो साधारण व्यक्ति जी। इसीलिए कबीर का बहुत कुछ दस्तावेज नहीं है, क्योंकि वो साधारण व्यक्तियों का कोई इतिहास नहीं होता जी। आज के समय किसी 60 साल 50 साल के आदमी को गांव में पूछ लीजिए कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो बोलेगा दीपावली की रात थी। तो इसलिए उनका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता। लेकिन जो कही गई बातें हैं, आप सोचिए कि मैं पत्रकारिता की तरह से मैं कह रहा हूं कि मैं समाज को देखता हूं तो कविता लिखता हूं। कबीर जो है, कबीर अपने आप में ऑटोमेटिक पत्रकार थे, अखबार में नहीं लिखते थे। हाँ। लेकिन जैसे वो देखते थे वैसे वो कह देते थे जी। कबीर का पूरा साहित्य वही है। इसीलिए कबीर को आप कहीं कहीं आपको कबीर में कंट्रास्ट दिखेगा। स्त्रियों के खिलाफ कबीर आप उठा के कोट कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये जोगियों के पक्ष में कह रहे हैं, फिर जोगियों के खिलाफ कह रहे हैं, फिर बैरागियों के पक्ष में है, बैरागियों के खिलाफ है। वो जो जिस समय देखते थे उस समय उस चीज को कह देते थे। तो मेरे लिए कहा जाए, मेरी कविता चेतना जो है वो आरंभ कबीर से ही होती है। कबीर से होती है, बिल्कुल। क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। इसको साधना जो है इतना आसान नहीं है कि आप बहुत आसान शब्दों में रोज की बोलचाल की भाषा में बहुत एक बड़ी बात कहते हैं, एक जीवन का बड़ा सत्य कहते हैं। क्योंकि अगर वो बड़ा सत्य नहीं होगा तो फिर वो आसान शब्दों में कही गई बात भी हल्की ही हो जाएगी। बिल्कुल सही तौर पे रेल का चक्का जाम करो भाई जाम करो। हाँ, तो कविता तो नहीं हो सकता। नहीं, कविता नहीं हो सकती। तो ये जो अनुभव है, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बड़ा सा अनुभव संसार है, वो अनुभव संसार ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब उसका दायरा जो है भौगोलिक क्षेत्र रूप में बड़ा है। वो हमारे जीवन को देखने की दृष्टि है। जैसे एक मुझे एक बहुत पसंद है ये छोटी सी लाइन, और ये सबके जीवन से जुड़ी हुई है। मैं एक मिनट में आपको, मेरी कितनी दिक्कतें वो बांटती है इस तरह, अपने बक्से से निकालेगी अभी 2-400। अब ये एक बिल्कुल सामान्य मध्यवर्गीय परिवार जिसने अपने जीवन में कभी न कभी संघर्ष किया होगा, स्ट्रगल किया होगा। मैंने खुद अपनी माँ को देखा है यही करते हुए, और मैंने खुद अपनी पत्नी को भी देखा है यही करते हुए। तो और ये सिर्फ मेरा सच नहीं है, ये इस समाज का सच है, इस पूरे जो है जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं उसका सच है। तो ये जो दृष्टि है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये कैसे मतलब आपके टोटल पूरी किताब में मेरा मतलब ये दावा ये है कि जितने भी आप लाइनें पढ़ेंगे जी, वो इसी तरह के जीवन अनुभवों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने कोई गजलें कहने के लिए नहीं कही। बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं हुआ, कई बार बहुत सारी गजलें हैं जो बीचे फुटकर शेर हैं कि तमाम सब ऐसे ही नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो ये नहीं कि अब 3 शेर लग गए तो लोग कहने यार एक और लगा लो तो गजल पूरी हो जाएगी। मैं नहीं लग रहे हैं तो भाई मैं क्या करूं, जबरदस्ती है क्या। तो इसलिए मेरी बहुत सारे शेरों वाली गजलें नहीं है, 1-2 हैं उसमें कि धुन में थे तो बन गई, हो गया जी, और अदरवाइज फिर नहीं है। तो अच्छा, ये जो शेर जिसका आपने जिक्र किया कि मेरी कितनी दिक्कतें वहाँ बांटती इस तरह, अपने बक्से से निकालेंगे भी 2-400। तो इलाहाबाद में मैं पढ़ता था तो निदा फाजली साहब को, मेरे एक बॉम्बे में साथी रहते हैं, तो उन्होंने शेर सुनाया उनको। तो वो फिल्मों के लिए लिखते भी, तो उन्होंने शेर सुनाया तो उन्होंने शेर को गलत तरीके से याद कर लिया था, मतलब अलग फ्रेम में। क्योंकि बड़े शायर थे तो उसको एक अपनी बनावट में बना के, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ एक लड़के का शेर है जिसने ये कहा है। तो मैंने पीछे से हाथ उठाया, ये मेरा है जी। तो बोले अच्छा तुम आगे आ जाओ।
तो मैं काफ़ी वीआईपी हो गया वहाँ पे, वो बहुत बड़े वीआईपी होके आए थे। तो उन्होंने मुझे आगे बिठा लिया और मुझसे बात की, बोला बहुत अच्छा है तुम्हारा बहुत, और ये मुझे अपनी घर का अनुभव सा लगा। तो आपको ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपकी कविता को भी पोसते हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी लगाते हैं कि आप जो है उसको, अगर लोग आपके उन्हीं जीवन अनुभवों को पसंद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग मुझे क्यों पढ़ें, लोग मुझे क्यों सुने जी। अगर मेरी कविता में, मेरी शायरी में कोई नई बात नहीं है तो सारे सिंबल, सारी चीज़ें सब वही पुरानी, ठीक है। अच्छा, वो बहुत बड़ा क्राफ्ट होता है कि बहुत पुराने सिंबल्स को लेके कोई नई बात कह दें। तो वो मेरे अंदर नहीं पैदा हो पाया। कर लेते होंगे लोग, लेकिन मेरे अंदर नहीं पैदा हो पाया कि मैं अब कुछ, अब आप सोचिए वो सिंबल्स को हम कैसे लिखें अभी। अब जैसे कि मैं बार बार एग्जाम्पल भी देता हूँ कि चांद जो है, अब मामा मुझसे नहीं लिखा था क्योंकि मेरे बच्चे को चांद दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है, सही बात है, ठीक है। तो मैं कहाँ से इमेजिन करूँ कि चांद को मामा करूँ। तो जब मामा नहीं दिखता तो नहीं दिखता। तो वो जब छोटा था तो वो उसको पता था, उसकी माँ ने उसको बता दिया था कि चांद पे गड्ढे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी की भाषा समझता है। तो मैं अपने सिंबल जो कंसीव किए ओल्ड सिंबल्स हैं या जो किताबों में छपे ओल्ड सिंबल्स हैं, उनके उन प्रतीकों के आधार पर शायरी नहीं करना चाहते, नहीं तो उसका कोई आपके लिए मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, मुझे एक बहुत सुंदर आपका शेर मिला जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। गांव के अंतिम घर में एक तन्हा बुढ़िया बेटों की तारीफ में बहुत बतियाती है, सच्चाई तो आंख में आंखें डालेगी, झूठ अगर है तो पलकें झपकाती है। इसमें बहुत सारे शेर हैं, लेकिन ये जो खासतौर से ये जो शेर था, तन्हा बुढ़िया ही बहुत कुछ कहती है। अब क्या होता है कि हर घर, हर गांव में आपको याद होगा, कोई एक रहती थी एक लेडी, मेरे गांव में थी एक, मेरी बुआ लगती थी, बूढ़ी थी काफी। तो बच्चे छोड़ गए थे, लेकिन जाओ तो उनको छेड़ दो जरा सा तो बेटों की सब तारीफ बताएगी। हाँ, ये इतना कंट्रास्ट है इसमें कि देखिए सिर्फ 2 लाइनों में अंतिम घर, तन्हा बुढ़िया और बतिया क्या रही है बेटों की तारीफ। मतलब इसमें इतनी चीजें, इतनी परतें हैं कि अगर इसको खोला जाए तो एक के बाद एक परत खुलती चली जाएगी। तो बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कि आप, एक चीज और है, हाँ, आपकी गजलों में स्त्रियां अलग अलग तरीकों से आती हैं, जैसे ये अभी तन्हा बुढ़िया या 2-400 वाली हो गए, तो उनका किस तरह से आपके जीवन में स्त्रियों का रोल, योगदान रहा है, और कैसे वो आपकी शायरी में किस रूप में और किस तरीके से जो जगह लेती हैं? तो लोग कहते हैं आपके रोमानी शायरी आपने नहीं लिखी, पहले लिखी थी। पहले बहुत सारी जो फिल्मी पत्रिकाएं थी, जो माधुरी और फिल्मी कलियां टाइप की पत्रिका थी, एक ज़माने में बहुत सारी गज़लें उसमें छपती थी। बाद में मुझे लगा कि वो मेरा एक पर्टिकुलर पीरियड का एक मोमेंट था, जो टीनेज मोमेंट होता है, तो वो एक्सप्रेशन था। लेकिन वो मैं ओरिजिनली मैं वो आप नहीं थे, वो मैं नहीं था। वो एक पीरियड का एक मोमेंट था जो मैंने उसको लिखा, तो मैंने उसको अपनी शायरी का हिस्सा नहीं बनाया। ये जो सामाजिक चेतना वाली चीज़ें थी, सामाजिक अनुभूतियों वाली चीज़ें थी, इनको मैंने इसलिए बनाया कि ये असली मैं हूँ, कि मैं जब तलाशता हूँ तो मैं इनके जरिए अगर कोई बात कह पाता हूँ तो फिर वो बात होती है। जैसे मैं कई जगह मैं लिखता भी नहीं हूँ कि चुलबुली सी लड़की है आईने से लड़ती है, चुलबुली सी लड़की है आईने से लड़ती है, आप क्या समझते हैं, बात वो समझती है जी। एक और देखिए, मुझे अभी दिख गया, घर से बाहर झांकती कुछ खिड़कियां अच्छी लगी, खिलखिलाती चहचहाती बेटियां अच्छी लगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें स्त्रियां अलग अलग रूप में आई हैं, और वो उस तरह से नहीं आई हैं जैसे परंपरागत शायरी में आती हैं, बल्कि वो हमारे समाज का, सोसाइटी का एक बहुत अहम मजबूत हिस्सा बनकर आती हैं। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, न कि जो है पैसिव है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन है, और वो मैं उनसे कुछ सीखता हूँ जी।
मैं क्या है शायरी में उनके लिए दया करने वाली शायरी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये नहीं है कि आप चीजों को देख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर जो है कुछ लिखकर, बल्कि वो इस जगह उनकी भूमिका ऐसी है भी आपके जीवन में स्त्रियों के ऊपर आप दया नहीं करते, वो आप पे दया करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो वो आप पे दया करती हैं, आप उसे महसूस नहीं करते, तो आप उसका जो नैरेटिव सेट करते हैं कि साहब ये हम दया कर रहे हैं, तो ये आप उनको उनका ड्यू देने की बात नहीं है। आप व्यक्ति सा आप ईमानदार नहीं हैं, हाँ, तब इस तरह की चीजें करते हैं। ठीक बात। तो बेटियों का जिक्र चला, स्त्रियों का जिक्र चला, तो आपने एक कविता मलाला पे लिखी थी, हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने किस तरह से उस कविता का वो जो नज्म थी मलाला यूसुफजई पे नज्म नहीं थी, वो मलाला यूसुफजई के फादर पे था जी। तो उनके, क्योंकि मेरे मन में बार बार सवाल आता था कि बेटी तो कोई बहादुर हो सकती है जी, बहादुर उसका पिता होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों ने सवाल किया माँ भी क्यों नहीं, मैंने कहा माँ होनी चाहिए, लेकिन अकेले आज का जो हमारा समाज है, इंडिया पाकिस्तान कहीं का हो, उसमें सिर्फ माँ के बहादुर होने से काम नहीं चलेगा, पिता का बहादुर होना जरूरी है। तो जब एक बेटी आतंकवादियों के खिलाफ सड़क पे निकलती है और उसको गोली लगती है, तब मेरे मन में सवाल आता है कि भाई इसका पिता कौन है। तो मैं इसे तलाशता हूँ, डिफरेंट सोर्सेज से पता करता हूँ। पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने कहा यार मेरी जियाउद्दीन यूसुफजई से बात कराओ, तो बड़े 5-6 दिन बाद उनसे बात हो गई, तो पता चला वो किसान है, वो कविताएं लिखते हैं, ठीक है, और टीचर है। तो वो किसान और अध्यापक और कवि भी थे, ये कैसे अपने बच्चे को पालता है, तो इस पे वो पूरी नज्म है। और ये नज्म फिर पाकिस्तान में बड़ा बखेड़ा किया इसने। मैंने क्या किया कि एक मेरे मित्र को दिया, उन्होंने हफीज चाचर जो पाकिस्तान से BBC रिपोर्ट करते तो हिंदी पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा यार ये तो हमारे यहाँ छपनी चाहिए। तो उन्होंने उसको जंग में भेज दिया, तो जंग ने उसे छापा। बीना सरवर जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, कनाडा में रहती हैं, पाकिस्तानी, उन्होंने उसको ट्विटर पे डाला कि दिस इज पोस्टर फॉर पाकिस्तान। तो वहाँ पाकिस्तान में बड़ा बवाल शुरू हो गया। लोगों ने लिखा जो हिंदुस्तानी शायर है ये अमेरिका परस्त है, ये मलाला की तारीफ क्यों करते हैं, ये ड्रोन हमलों में मारे गए बच्चों के बारे में क्यों नहीं लिखते। तो इस तरह के डिबेट शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, बीना सरवर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो उनका जवाब था वो मेरी नज्म से कहीं ऊपर की चीज़ थी। उन्होंने दिया कि नज्म की उम्र 15 दिन है और जो मलाला है उसकी उम्र 14 बरस है, और आपकी जहनियत औरतों के खिलाफ 1000 साल से है, तो मैं आपकी जहनियत से लड़ रही हूँ। तो फिर ये सब जगह अंग्रेजी में अनुवाद होकर छपा, हिंदी में छपा, उर्दू में कई जगह छपा। फिर जब उसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा था, जाने कहाँ से भटकते भटकते वो वॉइस ऑफ अमेरिका के पास गई, तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे फ़ोन किया कि साहब इस पर्टिकुलर मोमेंट में मलाला को मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ में यहाँ से आप उसको स्काइप पे बोल दें, तो हम उसे वीडियो टेलीकास्ट करेंगे। तो स्काइप पे वीडियो नहीं टेलीकास्ट हो पाया, कोई टेक्निकल दिक्कत थी, तो उन्होंने ऑडियो फॉर्मेट में, तो मैं पढ़ रहा था, फिर वो वहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका में। हाँ, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तानी एम्बेसी में मैं अगर उन दिनों जैसे कभी कोई कार्यक्रम हुआ तो मैं जाता रहता था, यहाँ मेरे दोस्त भी थे जी, तो मैं उनसे कि मुझे आर्टिस्ट आते थे ना पाकिस्तान वाले जी, बुलाते थे गाना वाना सुनने के लिए, तो मैं जाता रहता था। सब लोग ऐसे वो वही है मलाला वाली तो मेरी पहचान एक पर्टिकुलर दायरे में मलाला के नज़्म वाले से हो गई थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये कितनी सुंदर कहानी है कि अलग अलग जगहों पर जो लोग एक कह लीजिए कि लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, और किस तरह से एक जगह जाके जुड़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ मलाला और उसके दुनिया में सारी अच्छी ताकतें हैं, हाँ, सारी अच्छी ताकतें, सारी नदियाँ जी, ये थोड़ा मोड़ा चाहे जितना पानी है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाती हैं जी। कहीं कहीं बैरियर लग के रुकता है, तो हम एज ए पोएट उसी जहाँ बैरियर होता है वहीं कुदाल चला के
उस पानी का प्रवाह एकदम फ्लो में डालते हैं। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमें बहुत कुछ बड़ा बड़ा करने के बजाय जो है यही सोचना चाहिए कि किस तरह से आपने कहा ना कि कुदाल चला के उस धारा को तो शायरी की कुदाल है, वो खबरों की कुदाल है, कुदाल चलाते हैं। बहुत सुंदर। तो एक चीज़ मैं और अलग से आपसे बात करना चाहूँगा, आपकी शायरी, आपका पत्रकार, इसके अलावा कि जब हम आपसे मिलते हैं, खासतौर से मैं जब मिलता हूँ, तो आपके पास बहुत सारे किस्से होते हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में बताने के लिए होता है। शायद हर मुलाकात में मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 नए लोगों के बारे में जान जाता हूँ। तो इतनी सारी शख्सियतें, इतनी सारी कहानियाँ आपके पास कैसे चल कर आती हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरा दावा है, ये मैंने टेस्ट किया है बस के अंदर बैठ के, मैं और नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एसी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में तो कोई बात नहीं करता जी। जहाज में तो बोलना मना होता है, वो टिकट दिखाते हैं जी। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, अगर जनरल डिब्बे में आप बैठे, अब भी आप किसी बस में बैठे, आप किसी ऐसे सामाजिक प्लेस पे जहाँ पे 10, 25, 40 लोग बैठे हैं, मैं वहाँ एक किस्सा छोड़िए किसी एक आदमी की पॉजिटिविटी का, ये एक आदमी है अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल के गरीब बच्चों की पढ़ाने की फीस देता है। आप सिर्फ ये बोलिए, वहाँ बैठे हर आदमी के पास 2, 3, 4 नाम बता देगा वो जी। ठीक है, तो ये हमारे समाज में है, ये बुनावट, ये लोग हैं, हमने उन्हें पहचानना छोड़ दिया है। मैं उन्हें पहचान लेता हूँ और मिल जाते हैं तो उनसे मिलने जाता हूँ। मैं अपने अखबार में एक सीरीज चलाता हूँ, इनसे सीखे जी। इसमें 29 तरह के पॉजिटिव लोगों के बारे में रहता है। उस हमारी जो इनसे सीखे की सीरीज़ है, वो फिर रेडियो, हमारा जो रेडियो फीवर है वो उसको प्रसारित करता है। तो व्यक्तिगत तौर पे और मेरे मन में भी है कि मतलब ये जो अच्छे कामों, अच्छी कोशिशें हैं, इनको हम जितना आगे बढ़ाएंगे, निगेटिविटी उतना किनारे जाएगी। तो प्रताप जी, आप रेख्ता के इस कार्यक्रम में आए, आपने अपनी यादें साझा की, आपने अपने अनुभव शेयर किए हम लोग से। बहुत कुछ ऐसा था जो अभी रह गया इस बातचीत में, लेकिन यह है कि उम्मीद है कि हम फिर आगे कभी साथ में बैठेंगे और उस पर आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे और तमाम छूट गए पहलुओं पे। तो आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।